नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब को काफ़ी अरसे से देख भी रहा हूँ और उनकी तमाम जो आप कहें कि लाइफ की एक्टिविटी रही है उस पर बड़ी गहरी नज़र रखी, क्योंकि शुरू में स्पोर्ट्स सहाफ़ी हुआ करता था, फिर इस जानिब आ गया। तो मुझे एक चीज़ याद है कि इमरान खान साहब के ऊपर जितनी ज़्यादा तनकीद होती थी उनकी कारकर्दगी उतनी ज़्यादा बेहतर होती चली जाती थी। क्रिकेट में भी जब वो कप्तान बने, कभी मैच की कारकर्दगी ख़राब होती थी, पाकिस्तानी प्रेस या मीडिया उनके ऊपर तनकीद किया करता था तो वो फ़ौरन जो है बाउंस बैक किया करते थे और बेहतर कारकर्दगी दिखाकर अपनी रेपुटेशन को कायम करते थे। ये थी सारी बात। प्रॉब्लम ये थी कि बहुत दफ़ा टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ करती थी। खिलाड़ी जो थे, मैं ये तो नहीं कहूँगा जैसे ये अमूमन अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, हमारे यहाँ वो एक दफ़ा रेलू कट्टा भी कह दिया था, लेकिन बुनियादी तौर पर ऐसे लोग जो कि सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते थे, तो इमरान खान साहब को खुद ही बैटिंग भी करनी पड़ती थी, बॉलिंग भी करनी पड़ती थी। अब मेरे ख़्याल से वज़ीर आज़म बनने के बाद भी कुछ इसी तरह की मुश्किलात का सामना है। टीम में लोग थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन इमरान खान साहब ऑलराउंडर बने हुए हैं और जनाब बॉलिंग भी करा रहे हैं और बैटिंग भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में अब चीन का दौरा होगा और मेरे ख़्याल से वहाँ से कोई अच्छी खबर आने का इम्कान ज़रूर है। इन द मीन टाइम टीम का भी थोड़ा जिक्र कर ही लेते हैं। जनाब असद उमर साहब अभी पार्लियामान के अंदर कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और बात उन्होंने ये की है कि मईशत को सहारे की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सहारे की ज़रूरत है, ये कोई नई बात तो नहीं की उन्होंने। बजट खसारा 900 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर चुका है। इसके अलावा बेल आउट के बग़ैर मईशत बहरान से नहीं निकल सकती। खसारे की वजह से टैक्स में इजाफा हुआ। ये थोड़ी कड़वी बातें आना शुरू हो गई ना, पहले तमहीद बांधी जाती है, फिर कड़वी कड़वी बातें की जाती हैं वगैरह वगैरह, और फिर बिजली के निज़ाम के मुतालिक भी बात की। उसके बारे में हम गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन मैं अपने मेहमान का तारुफ आपके सामने कराता चलूँ। जनाब अतीकुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि एक माशी तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में अतीकुर रहमान साहब। बहुत अतीकुर रहमान साहब, अब बात यह है कि हुकूमत बहुत सारे बहरानों में घिरी हुई है और इमरान खान साहब चीन का दौरा करने लगे हैं। अब ये बात ये हो रही है कि इमरान खान साहब चीन जब जाएंगे तो चीन सीपैक के मंसूबों की जानिब जो है अब काफ़ी ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करना शुरू हो गई। पाकिस्तान को कुछ मराद देगा, कुछ पैसे देगा, पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलेगा, जिस सहारे की असद उमर साहब बात कर रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया अली। सबसे पहले तो असद उमर साहब की बात कर लें जो अभी कर रहे हैं। कॉन्टीन्यूसली एक प्रोसेस चल रहा है फिस्कल डेफिसिट का, और ये सिर्फ असद उमर का रोना नहीं है, बल्कि तमाम वजारत ख़ारजा जितने आए हैं वो सब इस प्रॉब्लम का शिकार रहे हैं। देखिए, फिस्कल डेफिसिट का एक मेन रीज़न सिर्फ यही है कि हमने बेइंतहा लोन्स लेकर के अपने एक्सटर्नल डेट्स को बढ़ाया है, जो हर एक को पता है कि ये एक्सटर्नल डेट्स हमारी अय्याशियों की वजह से हुआ है और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की अय्याशियों की वजह से। पिछली गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको ऑस्टेरिटी पे बिलीव करना चाहिए। जो अभी आप इमरान खान साहब की बात कर रहे थे, जो उनका नारा है, और इस पर काम करेंगे तो ये फिस्कल डेफिसिट से हम वापस आएंगे। यानी हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करना होगा और अपनी रेवेन्यूज़ को बढ़ाना होगा। लेकिन रेवेन्यूज़ को आप उस तरह नहीं बढ़ा सकते कि जो ऑलरेडी आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है आप उसको आंखें दिखाएं या आप उसको हरासमेंट करें। आपको नए एवेन्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे रेवेन्यूज़ के लिए। ये एक बड़ी लंबी बहस है, अगर हम इस पे चले जाएंगे तो आपका मेन सवाल रह जाएगा कि चाइना जाने वाले हैं, और चाइना इमरान खान साहब की जो विज़िट है चाइना के लिए, वो चाइनीज़ उसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं और पाकिस्तान में भी इसको सीरियस लिया जा रहा है। ये इनकी पहली विज़िट है जो वो चाइना करने जा रहे हैं। 2 नवंबर से बीजिंग जाएंगे और फिर शंघाई भी जाएंगे। बीजिंग इसलिए जाएंगे कि चाइना को री एनर्जाइज करने के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया। उनको जो सीपैक में हमने दिया है, ओबोर 1 बेल्ट 1 रोड, इसमें चाइना का बहुत बड़ा फ़ायदा है। दुनिया को पता है, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि उनको एक्सेस टू मिडिल ईस्ट, टू वेस्ट एंड टू दी अफ्रीकन। इसकी मजीद तफसील आपसे लेता हूँ, छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजिंग तो जा रहे हैं, शंघाई क्यों जाएंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब अतीकुर रहमान साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब इमरान खान साहब चीन जा रहे हैं, वहाँ से क्या खबरें अच्छी लेकर आएंगे। और अतीकुर रहमान साहब ने हमें बताया कि बीजिंग भी जाएंगे, शंघाई भी जाएंगे, और बीजिंग के अंदर जो है वो ज़ाहिरी बात है चीन के सीपैक मंसूबे के मुतालिक बात हो रही थी। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अतीकुर रहमान साहब इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालें
और अपनी बात को मुकम्मल करें कि ये जो मामला चीन में जाने का हो रहा है और बुनियादी तौर पर पहले बीजिंग जाएंगे फिर शंघाई जाएंगे, उसके पीछे क्या बात है। जनाब अतीक साहब, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि हमें एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, जनाब आसिफ मेमन साहब ने, जो कि सदर हैं, चेयरमैन हैं कोटरी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के। इनको भी वेलकम करते हैं शो में। इससे कबल कि मैं आसिफ साहब की जानिब आऊँ, मैं चाहूँगा आप अपनी बात को मुकम्मल कर लें। अतीक रहमान साहब, आप बता रहे थे कि बीजिंग वो किस लिए गए और शंघाई किस लिए जाएंगे। देखिए, सूरत हाल ये है कि शंघाई वो इसलिए जाएंगे कि फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारा है वो खासा प्रॉब्लम में है, उसको थोड़ा सा इनको रीवेटलाइज करने की ज़रूरत है और इसको री एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। बात सारी ये है कि डिस्पैरिटीज़ काफ़ी हैं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को वो लेस दैन $2 बिलियन है और जो इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन मोर दैन $15 बिलियन। तो ये डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए बात होगी और इस पर काम किया जाएगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को किस तरह चाइना के साथ बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे चाइना की इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में शंघाई में, जो कि एक बहुत बड़ा इकदाम है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलने की उम्मीद है। बीजिंग और शंघाई के दौरे से एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा एंटिसिपेट की जा रही है वो ये है कि सीपेक के रूट पे जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उसमें किस तरह से चाइना की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आ सकें और पाकिस्तान की जो अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं आपकी राय लेता हूँ, यहाँ पर आसिफ मेमन साहब को भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। आसिफ मेमन साहब, अब बात यह है कि दौरा चीन जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, उसको हर शख्स जो है बगौर देख रहा है और सोच रहा है कि उससे क्या क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। आप भी इस मुतालिक अपनी राय दीजिए। जी, दौरा चीन जो वज़ीर आज़म साहब का है, इसको हम उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर हो, पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में हो। लेकिन रिसेंटली जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो दौरा सऊदी अरब था वो हमारे हिसाब से कोई खातिर ख़ां बेहतर नहीं था। उसमें मैं आपको एक बड़ी अजीब सी मिसाल देना चाहूँगा। मैं रिसेंटली कल एक व्हाट्सएप देख रहा था, उसमें एक बंदर था, एक गाड़ी के अंदर उसने एक डैशबोर्ड के ऊपर केला देखा और उस केले को देखने के बाद उस गाड़ी के इर्द गिर्द घूमने लगा और घूमने के बाद शीशे के पास बार बार हाथ मार रहा था कि किसी तरीके से मैं केला हाथ कर लूँ, लेकिन बदकिस्मती से वो केला उसके हाथ नहीं लगा। पाकिस्तान का दौरा सऊदीया भी इसी तरीके से है कि अपेरेंटली नॉस्ट्रो अकाउंट्स के अंदर डिपॉजिट्स रखने के लिए पाकिस्तान को दे दिए गए हैं, जिसकी यूटिलाइजेशन पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कोई $27 अरब का है। इसका मतलब एवरेजली कोई $2.5 अरब का मंथली करंट अकाउंट डेफिसिट है और पाकिस्तान इस वक्त बज़ाहिर कुछ अमली इक़दाम करने के वही इक़दाम कर रहा है जो साबका हुकूमत करती रही हैं। इमरान खान साहब से उम्मीद थी, ताजरों को, इस मुल्क की आवाम को बेहद उम्मीदें थी और वो ये देख रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि इमरान खान साहब कुछ करेंगे। मुझे इमरान खान साहब की नीयत पे शक नहीं है, इमरान खान साहब की नीयत बहुत अच्छी, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जो उनके नारे थे, जो उनके मंशूर थे इलेक्शन में आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले, वो ये थे कि वो ओवरनाइट, क्योंकि वो अपोजिशन में रहे थे, हुकूमत की तमाम कारकर्दगी उनके सामने बजा थी, उनको तमाम चीज़ें पता थी कि पाकिस्तान का कर्जा कितना है, पाकिस्तान की मईशत की क्या सूरत हाल है। इसके बावजूद भी उन्होंने नारे दिए थे कि वो आते के साथ 100 दिन के अंदर हुकूमत की किस्मत बदल देंगे। लेकिन इस वक्त 60 दिन के अंदर इक़दाम यह है कि IMF की प्रायर टू द कंडीशन उन्होंने तमाम कंडीशंस पूरी कर दी हैं। IMF की कंडीशन होती है कि जी आप बिजली बढ़ा दें, गैस बढ़ा दें, आप डिवैल्यूएशन कर दें, मतलब वो तमाम चीज़ें जो प्रायर टू द कंडीशन IMF चाहती है वो तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। इट मीन्स कि वो पिछले 70 दिन से IMF के साथ इन निगोसिएशन हैं, लेकिन IMF से इस वक्त कोई खातिर खां इनको कोई अचीवमेंट नहीं हुई है। सऊदी अरब से भी जो मिले हैं वो कोई आप फिज़िकली आपको डॉलर्स नहीं मिले। इस वक्त ऑयल की फैसिलिटी उनको मिली है कि $3.2 बिलियन के डेफर्ड पेमेंट के ऊपर उनको ऑयल मिल जाएगा। लेकिन चाइना के अंदर ये जा रहे हैं, जैसे अतीकुर रहमान साहब ने बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को रिव्यू करेंगे। वो तमाम चीज़ों को रिव्यू करके क्या करेंगे? पाकिस्तान के पास ऐसी क्या कमोडिटीज़ हैं जो वो एक्सपोर्ट कर देगी? वो फ्री ट्रेड मज़ीद तफसील में आपसे लेता हूँ, आपने कर लेंगे या आपने बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू की है। मैं चाहूँगा यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब से भी इस बारे में एक राय लेते हैं।
इनके चेहरे के तासुरात एकदम तब्दील हो गए जब आपने वाक़या सुनाना शुरू किया। जनाब अतीकुर रहमान साहब, अब आसिम मेमन साहब तो काफ़ी जज्बाती भी लग रहे हैं, गुस्से में भी लग रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं, पर उन्होंने तरीके से अपनी बात की है कि खातिर खा शायद कामयाबी हासिल नहीं की, उन्होंने ये राय दी है, और शायद चीन से भी वो कह रहे हैं कि कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। आप इस मुतालिक क्या समझते हैं? जी देखिए नासिर साहब, बात सारी इतनी है कि आसिफ साहब ने जो भी बातें की हैं, मैं थोड़ा सा तो उससे एग्री भी करता हूँ, थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूँ। करें। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो तकरीबन 18 बिलियन डॉलर से लेकर के 22 बिलियन डॉलर पे स्ट्रेच होता रहता है और फ्लेक्सिबल होता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसका आपके एक्सचेकर और इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इसका एक प्रेशर है जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे पड़ रहा है, जो स्ट्रेसफुल रहता है हर वक्त। जब आप देखते हैं कि आपने सऊदी अरब से जो कुछ भी किया, इसकी वजह से आपके पास डिपॉजिट्स में 3 बिलियन डॉलर आ गए, तो आपकी शॉर्टफॉल्स थोड़ी सी कम हो गई। बेशक आप उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकते। आज जो IMF के डिक्टेशंस हैं वो इतने दर्दनाक नहीं होंगे उनके। अच्छा, बात सारी ये है कि अगर उस सूरत हाल से भी निपटा जाए और देखा जाए, तो हम ये देखते हैं कि मैंने हमेशा कहा है कि IMF के पास जाना बहुत फैटल है। IMF के पास हमें नहीं जाना चाहिए। आसिफ साहब ने कहा कि बिजली, गैस और वो इंटरेस्ट रेट्स और तमाम चीज़ें, जो वो तमाम बातें बयान की जाती हैं जो IMF के डिक्टेशन से अभी गए नहीं हैं उनके ऊपर, तो ये फैटलपन सामने नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों की राय और मेरा भी कहना मानना यह है कि बेहतर है कि हम अपने शॉर्टफॉल जो कि अब 12 बिलियन डॉलर से सुकड़ के 6 बिलियन डॉलर पे रह गए, उस 6 बिलियन डॉलर के लिए अगर हम चाइना के साथ नेगोशिएट करें, वो ज़्यादा फेवरेबल इवेंट है कि उसमें उस किस्म के डिक्टेशन नहीं आएंगे, बिकॉज चाइना इज़ आवर फ्रेंडली कंट्री और ऑलरेडी हम उनके साथ एक प्रोजेक्ट में चल रहे हैं। दे आर आवर ऑल वेदर फ्रेंड। तो मेरा कहना मानना यह है कि ये जो 6 बिलियन डॉलर का शॉर्टफॉल है, ये इसको हम बजाय इसके कि हम IMF पे जाएँ, उनके डिक्टेशन लें, हमें इसके लिए चाइना से बात करनी चाहिए। चाइना ने हमें पहले भी काफ़ी लोन्स दिए हैं और दूसरे फ्रेंडली कंट्रीज भी। अभी हमारी मजबूरी ये हो गई है कि हमें बजाय इसके कि ट्रेड पे जोर देना चाहिए था, हम लोन्स पे जोर दे रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारे डेफिसिट्स इतने ज़्यादा है, ट्रेड डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट्स और करंट अकाउंट डेफिसिट। बात बिल्कुल सच है कि हम अपने ट्रेड, एक्सक्यूज मी सर, मुझे बात पूरी करने दें, हम अपने ट्रेड डेफिसिट्स को पूरा कर ही नहीं सकते क्योंकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज हमारी इकोनॉमी में जो हमारा पावर टैरिफ है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पावर टैरिफ है। I'll continue on that। मैं आसिम मेमन साहब आपकी जाने माना चाहूँगा और ये सवाल रखना चाहूँगा कि जनाबे वाला, ये जो डॉलर को इतना ज़्यादा अब हमने अप्रिशिएट कर दिया, रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो रहा है, इसके मुतालिक बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद ये सबसे पूछेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक और जो बड़ी परेशान कुन चीज़ है वो ये है कि मुल्क जो है उसका ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा है, इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, डॉलर महंगा होता चला जा रहा है और हम कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं। हमें कभी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे ये कहते हैं, कभी हमारे अपने हालात इस तरह के हैं, कभी एक्सपोर्टर को बेनिफिट पहुँचाने के लिए ये करना ज़रूरी है, चाहे उसके जो असरात हैं वो हमारी इंपोर्ट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा विशस हों और हमारी इकॉनमी जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करे। यहाँ पर यह सवाल ज़रूर बनता है और आसिम मेमन साहब इसका जवाब भी जो है वो भी लाजिम है कि हमारे यहाँ डॉलर को मजबूत करके रुपए को कमज़ोर करते हैं, कहते हैं एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी और बहुत सारी इंपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि अनएवॉइडेबल हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्यों हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही कि डॉलर को कंट्रोल करे, बल्कि इसके रेट को तो कम करे? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, कम करना चाहिए और ये किसी भी तरीके से रियलिस्टिक नहीं है। अगर फैक्चुअल पोजीशन देखें तो रेट मुनस्सर करते हैं ऑलवेज इक्विलिब्रियम के ऊपर, और डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम कभी भी जो है ना इतना ऑल एंड सडन चेंज नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान के अंदर चेंज होता है। आपके पास इसकी मिसालें मिलेंगी, 1.5 माह पहले की आपको मिसाल मिलेगी, इससे पहले फैब के अंदर आपको मिसाल मिलेगी, साबका केयरटेकर गवर्नमेंट थी जुलाई के अंदर, उसमें आपको इसकी मिसाल मिलेगी। मुफ्ता इस्माइल साहब ने नवंबर में जब वज़ीर ख़जाना बने उसमें आपको मिसाल मिलेगी। अगर ये फैक्चुअल और रियलिस्टिक होती
तो ये रुपए और सेंट के अंदर इसका इजाफा होता है या कमी होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ इंटेंशनल की जाती है और ये सारा करने के ऊपर इनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एक ही इनका नज़रिया होता है कि अभी करंट अकाउंट डेफिसिट अगर इसको बैलेंस करना है तो हम जो है एक्सपोर्टर को बेनिफिट दे दें, हम 5 रुपये 10 रुपये डॉलर को अप्रिशिएट कर देते हैं, करेंसी को डिवैल्यू कर देते हैं। इससे डॉलर जो है ये समझते हैं कि इमीडिएटली कोई ख्यालों की जन्नत में आ जाएगा और वो जो है हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि तमाम हमारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन रियलिस्टिक वे के अंदर ये हकीकत नहीं है। जैसे ही डॉलर अप्रिशिएट होता है, यहाँ के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनसे उनका बायर ये डिमांड करता है कि आपके यहाँ करेंसी चेंज आया है, उसका बेनिफिट हमें पास किया जाए और उसको वो करना पड़ता है। तो इस तरीके से डायरेक्टली इन्फ्लेशन बढ़ता है और यहाँ पर भी महंगाई आना शुरू हो जाती है। और जो डॉलर जिस तरीके से इंपोर्टर्स को सस्टेन करना पड़ता है, मैं आपको बताऊं कि 1.5 माह पहले जो हमारी इंपोर्ट्स महंगी हुई हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो अब तक हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर डाल नहीं पाए। कंज्यूमर यहाँ पर जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, चीज़ महंगी हो जाती है। यहाँ पे कंपटीशन का दौर है, यहाँ एफिशिएंसी का दौर है, ये किसी भी तरीके से जो है सही पॉलिसी नहीं है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को अपना इंटरेस्ट जाहिर करना चाहिए, इसको रिव्यू करना चाहिए कि ये जो प्रैक्टिस आप ट्रेडिशनली देखते हुए इसको किसी भी तरीके से बंद करना चाहिए। बहुत हो गया, ये बहुत हो गया, लेकिन अब क्या करें, मजबूर हैं। अगर उनसे पूछें तो मजबूरियां बयान कर देते हैं। अतीकुर रहमान साहब, प्रॉब्लम एक और है, हम जिस पर फोकस करते हैं वो दरअसल प्रॉब्लम नहीं होता। हमारा मेजर प्रॉब्लम है, जो कि मैंने अगले दिन देखा कि इमरान खान साहब भी अब तो एक्नॉलेज करते हैं, असद उमर साहब भी एक्नॉलेज करते हैं और भी दीगर मईशतदान भी इस चीज़ को जानते हैं कि बुनियादी तौर पे फॉसल फ्यूल यानी कि मादनी तेल और खुर्दनी तेल यानी कि एडिबल ऑयल, ये हमारा मसला है जो हमारे इंपोर्ट का मेजर कंपोनेंट है। इसको तो हम कट कर ही नहीं सकते। अली, सिर्फ ये मेन हिस्सा नहीं है। अगर आप देखें तो आपके जो इंपोर्ट बिल्स हैं वो आप अपनी कोल भी इंपोर्ट कर रहे हो। अब तो आपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है, उसका एक आप पर प्रेशर है। आपने पाम ऑयल इंपोर्ट करना है, उसका आपके ऊपर एक प्रेशर है। आपने कोल भी इंपोर्ट कर रहे हो, आपको उसका प्रेशर। तो आप एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के मुस्तकिल शिकार है। देखिए, आप बात हो रही थी कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे। आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा ही नहीं सकते। आप सबसे हाईएस्ट पावर टैरिफ की कंट्री है जहाँ पर इतना ज़्यादा कंपैटिबिलिटी में बात कर रहा था, वो कनेक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो सकता, आपकी कैपेबिलिटीज़ इतनी इंप्रूव नहीं हो सकती। तो आप अपने ट्रेड डेफिसिट्स को एक्सपोर्ट करके नहीं बढ़ा सकते। आपका ट्रेड डेफिसिट एक ही तरह से बढ़ सकता है और वो तरीका ये है कि आप टर्की की मिसाल ले लें या वेनेजुएला की मिसाल ले लें कि उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट करके अपने ट्रेड डेफिसिट को कवर किया। हम भी अपने टूरिज्म को, अपने हमारे इतने अच्छी जगहें हैं, हम अपने टूरिज्म को इम्प्रूव करके हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कवर कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है मज़ीद और करने की, वो ये है कि आप एक चीज़ देखें कि हम लोग एक कैश स्ट्राफ्ड कंट्री हैं। हमें कैश नहीं है हमारे पास। कितने किस्म के डेफिसिट हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं। तो हमें सबसे बड़ी बात जो है वो देखनी पड़ेगी कि हम क्या बेल आउट पैकेजेस की तरफ जाएंगे, लोन्स की तरफ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट का ख्वाब तो एक माजी की मिसाल होकर रह गया। हम एफडीआईज और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने में कामयाबी नहीं हो पा रहे। इस रीजन के सबसे कमज़ोर मुल्क हैं जिसमें सबसे कम एफडीआई आती है, सबसे कम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है। तो हमें IMF से बचना चाहिए, इनके डिक्टेशन से। आपने देख लिया इन्फ्लेशन का क्या हाल हुआ, मिडिल क्लास गरीब बन गया, गरीब आदमी रोड पर आ गया। आपके इलेक्ट्रिक के टैरिफ बढ़ गए, आपके अभी मजीद इलेक्ट्रिक के टैरिफ बढ़ने हैं, आपके गैस के टैरिफ बढ़ रहे हैं, CNG बढ़ गया। इस सब चीज़ों का कंपाउंड असर एक गरीब आदमी पे पड़ा है, कॉमन मैन पे पड़ा है, जो तड़प रहा है, परेशान है। इसको बचाने के लिए हमें IMF से बचना पड़ेगा, बेल आउट लेने के लिए। आई एम जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। जस्ट वन लास्ट वर्ड। आसिम अहमद साहब, बड़ी अहम जो गुफ्तगू है वो की है अतीकुर रहमान साहब ने, और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पावर टैरिफ बहुत ज़्यादा है। आप जब तक मुसाबकती अमल के अंदर अपनी एक एज नहीं कायम कर सकते जब तक कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम ना हो, और पावर टैरिफ तो आपको बिजनेस को हिट करता है। जी देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी बात में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही। आप बताएं कि जब आप ऑल एंड सडन इतना ह्यूज मतलब डिवैल्यूएशन करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़ेगी, और उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी जिस मुल्क के अंदर अगर लेट सपोज किसी ने पिछले साल इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट की हो, कोई $10 लाख लेकर आ गया हो,
और 104 रुपये में उस डॉलर को कन्वर्ट करवाया और आज वो 132 रुपये पे खड़ा हुआ है, उस मुल्क में वो किस तरीके से मतलब उसका कन्वीनियंट रहेगा? वो उसका तो पैसा कम हो गया। लेट सपोज अगर आज उसने इस मुल्क में 10-15% नफ़ा कमा भी लिया, बहुत अच्छा बिजनेस कर भी लिया, तो उसका पैसा इन टर्म्स ऑफ US डॉलर तो कम हो गया। इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर मेयर्स लेने पड़ेंगे। आपके प्रोग्राम में टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं चाहूँगा कोई और प्रोग्राम करें और आवाम से भी राय लें। इन्होंने बिजनेस काउंसिल्स बनाई हैं, बिजनेस लीडर्स काउंसिल्स बनाई हैं, उसमें आवाम से भी राय लें, ब्यूरोक्रेट्स और वजीरों को छोड़ के उनसे भी राय लें कि क्या अनपॉपुलर मेयर्स लेके जाएं। चलें, उन अनपॉपुलर मेजर्स के मुतालिक भी बात करेंगे और फर्दन भी उस पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमने खैर कोशिश की कि इसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो फेसबुक के ऊपर हमें जब मैसेजेस भेजते हैं तो हम इन मैसेजेस को पढ़ते हैं और बगौर पढ़ते हैं और उनको प्रोग्रामों के अंदर शामिल करते हैं बतौर मौज़ूआत। उन सवालों को बराह रास्त अपने मेहमानों से भी पूछते हैं। इसलिए भी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।